हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्रैक एग्ज़ाम स्टडी चैनल। आई विश्ड आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमें फ्लावर के स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हम लोग एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियनी के बारे में भी पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम फ्लावर के बारे में जान लेते हैं। फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। फ्लावर में ही मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, इसलिए फ्लावर को प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसे इस पिक्चर से डिस्कस किया जा सकता है, समझा जा सकता है। सबसे पहला पार्ट फ्लावर में कैलिक्स होता है जो कि ग्रीन कलर की लीव्स के मॉडिफिकेशन से बनता है, जिन्हें सेपल्स कहते हैं। दूसरा फ्लावर का पार्ट मोस्टली कलरफुल स्ट्रक्चर होता है जो पेटल्स से बनता है, जिसे कोरोला बोलते हैं। ये दोनों ही पार्ट कैलिक्स और कोरोला नॉन एसेंशियल पार्ट्स बोले जाते हैं, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन में कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं होता है। हालांकि कैलिक्स और कोरोला मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। कोरोला अगर कलरफुल है तो पॉलिनेशन में हेल्प करता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में। बाकी बचे हुए फ्लावर के दो पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पहला पार्ट जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम स्टैमन से मिलके बनता है, और यहाँ पर स्टैमन शो किए गए हैं ग्रीन कलर के, ये स्टैमन्स हैं। और एक स्टैमन में मेन दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है जाइनोशियम या पिस्टिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये कार्पल से मिलके बनता है। यहाँ ये पूरा स्ट्रक्चर कार्पल है, और कार्पल में तीन मेन पार्ट होते हैं: बेसल सोलन पार्ट ओवरी, लॉन्ग स्लेंडर पार्ट स्टाइल, और फ्लैट प्लेटफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर स्टिग्मा। अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर के पार्ट्स कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बांटा गया है। तो अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन और उसकी इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियोस को मिस कर दिया है तो स्क्रीन पर कॉर्नर में शो रहे लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। इसका डेवलपमेंट होने के टाइम बहुत से हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। फ्लावर के स्टेम पर अरेंजमेंट को इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये रेसिमोस या साइमोस टाइप का हो सकता है। एक फ्लावर में कैसे मेल एंड्रोशियम और फीमेल जाइनोशियम बनता है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एंड्रोशियम। एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये बहुत सारे स्टैमन से मिलकर बनता है। स्टैमन में एक लॉन्ग फिलामेंट होती है और एक बाइलोब्ड हेड होता है, जिसे एंथर बोलते हैं। फ्लावर का फिलामेंट उसके थैलेमस या पेटल से जुड़ा हो सकता है। पेटल से जुड़ने पर उस फ्लावर को एपिपेटलस फ्लावर बोलते हैं। स्टैमन के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। ये पूरा पार्ट ये फिलामेंट है, जिससे स्टैमन जो है फ्लावर से जुड़ा रहता है। इसका मेन पार्ट जो है वो है एंथर।
ये एंथर बाइलोब्ड होता है, इसमें 2 लोब होते हैं और हर लोब एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये जो रेड कलर की ग्रूव है, इससे डिवाइड होता है, जिससे इसमें 2 थीका बन जाती हैं। ऐसे एंथर को डाइथीकस बोलते हैं। 2 थीका बनने से, हर लोब में 2 थीका होने से 4 रूम लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इन रूम लाइक स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। इसी माइक्रोस्पोरेंजिया में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं और इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, जिसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो देखेंगे कि हर माइक्रोस्पोरेंजिया 4 वॉल्स से कवर्ड होती है। पहली सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस, दूसरी एंडोथीसियम और तीसरी 3 से 4 लेयर्ड मोटी मिडिल लेयर। इसकी सबसे लास्ट लेयर टेपिटम बोलते हैं। इन 4 में से 3 लेयर्स का फंक्शन प्रोटेक्शन और पॉलन रिलीज में हेल्प करना होता है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का। जबकि टेपिटम पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टेपिटम में मोर देन 1 न्यूक्लियाई होते हैं। ये बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ये काम करती है। हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में, यहाँ पर ये हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में ये सेल्स स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं इनको। ये होमोजीनस टिश्यू है और इसकी हर सेल मायोटिक डिवीज़न कर सकती है। इन सेल्स को पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। मायोटिक डिवीज़न करके ये पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें स्पोरोजीनस टिश्यू की पॉलन मदर सेल्स मायोसिस करके पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टिश्यू की हर सेल, जो कि पीएमसी बोली जाती है, मायोटिक डिवीज़न करती है। मायोटिक डिवीज़न में हम जानते हैं कि एक सेल 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड होती है। यहाँ ये याद रखेंगे कि ये एक टाइप की मायोसाइट है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर डिप्लॉयड है 2n है। जबकि जब ये मायोटिक डिवीज़न करके 4 सेल्स बनाती है तो ये चारों सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। स्टार्टिंग में ये आपस में जुड़ी रहती हैं, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं। इस स्टेज में इसे माइक्रोस्पोर टेट्राएड बोलते हैं। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, माइक्रोस्पोर टेट्राएड एक दूसरे से अलग होकर के सेपरेट माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन्स बना लेते हैं। और एंथर के मैच्योर होने पर जो 3 लेयर्स हम लोगों ने पढ़ी थी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, इनके फट जाने से, सूखने पर फट जाने से पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं। ये डायग्राम में शो किया गया है। अब हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में जानेंगे। पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट होते हैं। इनमें मेल गैमीट्स बनते हैं। पॉलन ग्रेन्स जनरली स्फेरिकल शेप के हो सकते हैं और इनका जो साइज़ होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। यहाँ पिक्चर में वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स को शो किया गया है। एक स्पीशीज़ के जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनका आउटर
अपीयरेंस किसी दूसरी स्पीशीज़ से बिल्कुल ही अलग होता है, ये मैच नहीं करते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट। और ऐसा इसके आउटर लेयर एक्साइन पर मिलने वाले स्कल्पचर की वजह से होता है। एक्साइन क्या होता है, इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। हर पॉलन ग्रेन दो प्रोटेक्टिव लेयर से घिरा होता है। सबसे बाहर की ओर जो लेयर होती है उसे एक्साइन बोलते हैं। ये एक्साइन एक हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर की बनी होती है जिसे स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। ये इतना रेजिस्टेंट होता है कि इस पर किसी भी हाई टेम्परेचर, एल्केलाई या एसिड का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। इसे कोई भी एंजाइम डिग्रेड भी नहीं कर सकता है। यही रीज़न है कि जो काफ़ी समय पुराने पॉलन ग्रेन्स हैं वो आज भी फॉसिल के फॉर्म में प्रिजर्व्ड हैं। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, यानी ये कहीं कहीं पर एब्सेंट होती है, जैसे कि ये वो जगह है जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन या एक्साइन नहीं है। ऐसे स्पेस को जर्म पोर कहते हैं, क्योंकि इससे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी जर्म पोर से पॉलन जर्मिनेशन के समय पॉलन ट्यूब इमर्ज होती है। दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है इंटाइन, ये लेयर, और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है, लचीली होती है, सॉफ्ट होती है, जिसको फाड़ करके पॉलन ट्यूब बाहर निकल सकती है। पॉलन के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इसमें दो सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स। यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट को शो किया गया है। स्टार्टिंग में इसमें सिर्फ एक सेल होती है, साइटोप्लाज्म होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करता है, पर यह माइटोटिक डिवीजन अनइक्वल होता है, जिससे एक काफ़ी बड़ी सेल बनती है और एक स्पिंडल शेप सेल बनती है, जिसे जनरेटिव सेल कहते हैं। बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल बोली जाती है, जो बाद में पॉलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है, जबकि जनरेटिव सेल से मेल गैमीट्स बनते हैं। इस स्टेज में जब पॉलन ग्रेन में दो सेल होती हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इस स्टेज में पॉलन ग्रेन को टू सेल्ड पॉलन ग्रेन कहते हैं। 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन्स इस टू सेल्ड स्टेज में ही प्लांट से रिलीज हो जाते हैं, जबकि 40% एंजियोस्पर्म में इसका और ज़्यादा डेवलपमेंट प्लांट में हो जाता है। इस समय जनरेटिव सेल दोबारा से डिवाइड होती है, माइटोटिक डिवीजन करती है और दो मेल गैमेट बना लेती है। इस तरीके से पॉलन ग्रेन में 3 सेल हो जाती हैं। इस कंडीशन में पॉलन ग्रेन को 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन कहते हैं, और 3 सेल बनने के बाद पॉलन ग्रेन्स का रिलीज होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जब प्लांट से रिलीज होते हैं तो एक डेफिनेट टाइम के लिए ही फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। इस टाइम पीरियड को वायबिलिटी कहते हैं। अगर वायबिलिटी टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो उसके बाद पॉलन ग्रेन्स फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड प्लांट के इंटरनल फैक्टर, उसकी जेनेटिक्स पर, और एक्सटर्नल फैक्टर जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। कुछ प्लांट जैसे राइस और वीट में वायबिलिटी टाइम पीरियड 30 मिनट तक का हो सकता है। कुछ प्लांट्स में जैसे कि रोज़ या पी प्लांट में ये कई महीनों का हो सकता है। पॉलन ग्रेन्स का मेन फंक्शन फर्टिलाइजेशन कराना है और नए प्लांट्स को, नई प्रोजेनी को डेवलप करने में हेल्प करना है, यानी सीड फॉर्मेशन। लेकिन ह्यूमन पॉलन ग्रेन्स को अदर यूजेस में भी लेता है।
पॉलन ग्रेन्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ह्यूमंस इनकी सिरप और टैबलेट के फॉर्म में इन्हें यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट के तौर पर। विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा ये नोटिस किया गया है कि पॉलन कंजम्पशन से एथलीट की और रेस हॉर्सेस की एबिलिटी बढ़ जाती है, स्टैमिना बढ़ जाता है, तो इसे इस तरीके से भी यूज़ करते हैं। पॉलन के अच्छे यूज़ के साथ साथ इसका एक बैड इफ़ेक्ट भी है बॉडी के ऊपर। कुछ ग्रासेस में और प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स एलर्जी, जो पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं वो हम लोगों में एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस एलर्जी की वजह से हमें हे फीवर हो जाता है, जिसकी वजह से रनी नोज़ एंड वाटरी आइज़ और फीवर, खांसना, छींकना, इस टाइप के सिम्टम हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेजर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे एस्थमा, ब्रोंकाइटिस। यहाँ पर एक प्लांट का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है जिसका नाम है कैरेट ग्रास या पार्थेनियम। ये एक वीड है जो कि एक्सीडेंटली इंडिया में आ गई थी जब वीट का इंपोर्ट किया गया था बाहर से, और अब ये कैरेट ग्रास एक इन्वेसिव वीड बन गई है। इसके पॉलन ग्रेन्स हम लोगों में, ह्यूमंस में एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं। पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया जा सकता है। इसे -196 डिग्री सेल्सियस ठंडी नाइट्रोजन गैस में, लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग एनिमल्स के जर्म प्लाज्म को प्रिजर्व करते हैं और एनिमल ब्रीडिंग में उसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके पॉलन ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसका यूज़ किया जा सकता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर का एक शॉर्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे मेगा स्पोरोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस वगैरह वगैरह हम लोगों को पढ़ना है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी सेफ।